हाँ, ये सब मैंने घर से दिया था। किया आप लोगों ने? पक्का ना? हाँ, कौन से दो? चलो, कोई बात नहीं, एक बार फटाफट से मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ, आप लोगों को भी आइडिया आ जाएगा कि -1 × 6 क्या होगा आपने। तो -1 × 6 कितना हुआ? -6 हुआ, गॉट इट ना? वो ऊपर जाएगा तो 6 में से 3 चला गया, 3 हो गया। अब 6 में से 3 चला गया, 3 हो गया। 3 इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ व्हाट? Fe। ओके, मैं अब ज्यादा डिटेल में नहीं बोलूंगा, लेकिन Fe का आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लगाया, फिर आपने Fe+3 किया, यानी कि उसके 3 इलेक्ट्रॉन चले गए। पहले तो 4s के 2 गए और डी में जो लास्ट में आया था वो गया। गॉट इट? कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा है? 6। अगेन लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, Cn, एंड दैट्स वाई उसका पेयरिंग होगा। हो गया पेयरिंग? 5 का पेयरिंग 3 में हो गया, बराबर। और 6 D2S and P3 हो गया, D2sp3। आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, तो उस हिसाब से 1.73। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल, अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको मिला, पैरामैग्नेटिक। गुड, बात क्लियर? ओके, अब देखो इसमें Fe+3 था, क्या था? Fe+3, तो इसको फेरिसाइनाइड बोल सकते हैं, कॉमन नेम, नॉट IUPAC। ओके, फेरिसाइनाइड आयन। और जब Fe+2 हो, जैसे 4- हो गया, तो क्या हो जाएगा? फेरो हो जाएगा, कॉमन नेम, नॉट IUPAC नेम। तो अकॉर्डिंग टू +2 यहाँ पे पैर करेंगे तो सारे इवन हो गए, तो फर्क से पीस में आएगा। डायमैग्नेटिक 0, ऑक्टाहेड्रल से पीस दैट। H2O की बात करें तो H2O 0 होता है, तो वापस Fe+3 आ गया, Fe+3 आ गया, लेकिन H2O इज द वीक लिगेंड, इट इज रिफर एज अ वीक लिगेंड। वीक लिगेंड में पैरिंग नहीं होगा, और पैरिंग नहीं होगा तो पांचों के पांच क्या रहे? अनपेयर। आया समझ में? तो आपको एक लिस्ट बनाना जाना पड़ेगा, कौन सा वीक कौन सा स्ट्रॉन्ग। तो अपना Cn स्ट्रॉन्ग आया, शायद मैं कल प्रीवियस लेक्चर में H2O को स्ट्रॉन्ग बोला हूं, तो माफ करना। अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल H2O कौन सा प्रूव हो रहा है? वीक प्रूव हो रहा है, बात क्लियर? और पैरामैग्नेटिक और आए। तो लास्ट दो जो आपने डाउट्स में बोले थे, अगर उसको देखते हैं तो यू कैन सी कि अगेन 0 × 6 0 3+, बराबर पैरिंग हुआ है, मतलब यू हैव टू कंसीडर NH3 एज अ विच लिगेंड। नहीं, पैरिंग हुआ है तो स्ट्रॉन्ग। तो देखो यहाँ पे अनइवन थे, अब इसमें CO नहीं लिखा है, डायरेक्टली कौन सा दे दिया? CO+3। तो CO+3 में पहले डायरेक्ट कर देते थे, अब आपको पैरिंग अलग से करके बताया। ये 3 पैरिंग कर लिया, इसमें से जो 2 बचे वो, और इधर से 1 और 3 को अलग रखा, एक ग्रुप में रखा, सिर्फ पैटर्न चेंज किया, बाकी कुछ चेंज नहीं किया है। बात क्लियर हुई? और फिर उसको D2sp3 बोला है। यहां पे अलग अलग ऐसे दिखाते थे, बराबर। और इसमें क्या किया, आपको जस्ट समझा दिया कि 5 में से 3 और 2 इधर चले गए, और एक S इधर आ गया, और एक 4p इधर आ गया। बाकी आप यही पैटर्न में लिखो तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। बोलो को डाउट? अब पैरिंग हो गया, दैट्स वाई 0, पैरिंग हो गया, दैट्स वाई, एंड सेफ ऑक्टाहेड्रल। लाइकवाइज फ्लोरीन में अनपेयर रहेंगे, कैसा रहेगा? अनपेयर। और वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा है? 6 है। तो अब यहां से एक S और यहां से क्या आएगा? P, तो sp3 कैसे होगा? ओके यहाँ पे नाम क्या दिया है और एक्सप्लेन कौन सा किया है, तो आप चेंज कर दोगे इसको, बराबर। और फिर 4 चाहिए तो 4 ही आएगा ना, वैसे सब कुछ निकल के लिए है, बराबर ना? तो क्वेश्चन गलत है, बराबर। या तो फिर एक काम कर देना, 6 नंबर लगा देना, NiCl4 माइनस था जो एक्सप्लेन किया, और आज घर से COF6 कर देना। F जो है वो अगेन कौन सा लिगेंड रहेगा? वीक। कौन सा लिगेंड रहेगा? वीक, मतलब कि ये S आएगा, P आएगा, और पीछे के D लेने पड़ेंगे, sp3d2। बात क्लियर? और ये जो चारों के चारों है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कैसे रहेंगे? इसमें COF6 में, है ना? तो घर से हो गया। स्टेट द लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। VBT के क्या लिमिटेशन है? तो यहां पे हमने एजम्पशंस लिए है। क्या लिया हुआ है? एजम्पशंस। इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ विच डेटा। मैग्नेटिक डेटा को उतना ज्यादा नहीं समझा देता, दैट इज बेस्ड ऑन एजम्पशंस। अभी हमने पैर करवाया, किसी में पैर नहीं करवाया, ये तो हमें थोड़ा सा पता है कि D5 में से 2 पोर्शन बन रहे हैं, D3 एंड D2, इन शॉर्ट EG एंड T2G, याद आ रहा है? और वो जो है वो एक्चुअली में CFT, इसकी एडवांस थ्योरी जो VBT के बाद आई थी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो समझा रहा है। VBT से तो हमें समझ में नहीं आ रहा था। इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाय द कोऑर्डिनेशन। कलर क्यों आ रहा है उसके बारे में कुछ नहीं बता पा रहा है। इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशंस बिटवीन थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्यों स्टेबल है वो थर्मोडायनेमिकली एज वेल एज काइनेटिकली, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है।
It does not make exact prediction regarding the tetrahedral and square planar structure of 4 coordinate complex. आगे एक आया था ना, पूरा D खाली हो गया था, फिर DS2 लिया था, याद आया? सॉरी, DSP लिया था, SP3 होना चाहिए, तो D2S लिया था, माइनस D3S लिया था. ओके, अब मैं बहुत कंफ्यूज. नहीं देखो, SP3 में 4 होता है, D3S लिया था, मैंने बोला ना वैसे आएगा. कौन सा लिया था? D3S, यहां पे था, आया ना, क्योंकि देखो SP3 था तो पीछे के P नहीं था लेना, आगे के ही लेना था, तो D3S लिया था. तो इसमें कंफ्यूजन आया कि नहीं? D3S के पास टेट्राहेड्रल शेप. ओके, तो ऐसे कंफ्यूजन्स रहते हैं. इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द वीक एंड, ये तो मैं बोल रहा हूं कब का ये वीक है कब का स्ट्रॉन्ग है, बट अभी भी हम पक्का नहीं पकड़ पाए ना कौन सा वीक कौन सा स्ट्रॉन्ग. आगे आएगा सीरीज तब पकड़ेंगे. तो उसके लिए एक नया एडवांस थ्योरी आया, एंड नेम ऑफ दिस थ्योरी इज द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. इन शॉर्ट इट इज नोन एज CFT. क्या बोलते हैं इसको? The crystal field theory is an electrostatic model which considers the metal ligand bond to be a ionic arising purely from electrostatic interactions between metal ion and ligand. Okay? जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो एक इलेक्ट्रोस्टेटिक मॉडल है. इलेक्ट्रोस्टेटिक मतलब दैट रिलेट विद द चार्जेस प्लस माइनस. ओके, which is considered that metal ligands bond to be ionic arising purely from electrostatic interactions between metal ion and ligand. बहुत अपोजिट है. VBT या आगे की थ्योरीज में आपको ऐसा समझा रहा था, या VBT तो अकॉर्डिंगली वही है कि उसमें लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. किसको? मेटल आयन को. मेटल के ऑर्बिटल्स में ऐड हो रहा था कि नहीं हो रहा था? दैट मीन्स कि डोनेशन वाला बॉन्ड तो कौन सा हो गया? डोनेशन वाले बॉन्ड का नाम क्या हुआ? कौन सा बॉन्ड बोलते हैं उसको? कल भी नाम बोला था मैंने. लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन मेटल आयन को डोनेट कर रहा है, तो वो दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा. नेम ऑफ दिस बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. बोला था कि नहीं मैं कल? क्योंकि अगर पार्टनरशिप होती है तो कोवेलेंट, बट एक ही अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे तो उस कोवेलेंट बॉन्ड का क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड. वो कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड है जो VBT समझा रहा है. उससे सेपरेट यहां पे क्या समझा जा रहा है कि मेटल आयन एंड लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होगा वो प्योरली कौन सा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस, मतलब प्लस माइनस के बीच में जो आयोनिक टाइप का बॉन्ड होता है उस टाइप का बॉन्ड होगा. तो बिल्कुल ऑपोजिट जा रहा है. यस और नो? If the ligands are anion, then they are treated as the point charge, and if they are neutral molecules, then they are considered as. तो अब अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात होने वाली है, कोवेलेंसी की बात, कोवेलेंट की बात नहीं होने वाली, पार्टनरशिप की बात नहीं होने वाली, तो मेटल आयन तो पॉजिटिव है ही है, तो सामने नेगेटिव के तौर पे कौन है? तो अगर कोई नेगेटिव चार्ज वाला मॉलिक्यूल है तो उसको पॉइंट नेगेटिव चार्ज बोलेंगे. मतलब उसको कंसिडर हम करेंगे इस थ्योरी के अंदर कि वो एक ऐसा नेगेटिव चार्ज है जो पॉइंट नेगेटिव चार्ज है, एक्ट करेगा एज अ पॉइंट नेगेटिव चार्ज. अगर कौन सा मॉलिक्यूल है? नेगेटिव लिगेंड है, लाइक CN-, Cl-, गॉट इट. बट अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो फिर क्या? तो उस न्यूट्रल मॉलिक्यूल को हम डायपोल मानेंगे, प्लस माइनस सेपरेशन, और उसमें माइनस जो है वो किसकी ओर अट्रैक्ट रहेगा? पॉजिटिव, प्लस मेटल आयन की ओर. समझ में आया? तो लिगेंड कैन बी ऑफ टू टाइप, न्यूट्रल एज वेल एज नेगेटिव. तो नेगेटिव आर कंसिडर्ड एज अ पॉइंट चार्ज इन अ CFT, एंड न्यूट्रल्स आर कंसिडर्ड एज अ electric dipole in a CFT, crystal field theory, as a point dipole. Now this 5d orbitals is an isolated gaseous atom oblique ion have a same energy. अगर वो मेटल आयन और मेटल एटम आइसोलेटेड है, अकेला है, सेपरेट है, लिगेंड से दूर है, तो उसमें पांचों के पांचों d ऑर्बिट्स जो है उनका एनर्जी कैसा होगा? जो जनरली हम जानते हैं कि 5d ऑर्बिटल्स का एनर्जी कैसा होना चाहिए? सेम. दे आर डीजेनरेट, इसी को ही बोलते हैं, सेम एनर्जी को बोलते हैं डीजेनरेसी, मतलब कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, सेम एनर्जी. डीजेनरेसी इज मेंटेन्ड इफ द स्फीयरिकल सिमेट्रिक फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज सराउंड मेटल आयन ऑब्लिक एटम. सपोज दिस इज द मेटल आयन ऑब्लिक एटम. यस और नो? तो उसकी एनर्जी पांचों की सेम है. मेटल्स डी ऑर्बिटल 5 लाइंस हो गए, पांचों की एनर्जी सेम है. कौन से 5 ऑर्बिटल होते हैं? DXY, DXZ, DYZ, DZ2, DX2 माइनस Y2. वही मेटल आयन के अराउंड अगर हम कोई नेगेटिव चार्ज स्फीयर ला दे, क्या ला दे? नेगेटिव चार्ज स्फीयर, तो ये जो एनर्जी अप जाना मतलब बढ़ना, तो वो एनर्जी जो यहां के लेवल पे था वो एनर्जी क्या होने लगा? बढ़ने लगा, इंक्रीज होने लगा. क्या होने लगा?
इंक्रीज होने लगा। आया समझ में? और इंक्रीज तो हुआ, लेकिन फिर भी यू कैन सी कि पांचों के पांचों ऑर्बिटल अभी भी डिजेनरेट है। डिजेनरेट का मतलब होता है उनकी एनर्जी में कोई सेपरेशन नहीं आया। बोलो कोई डाउट? कंफर्म? तो आपने पहले ही 2 लाइन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया। पहले सेम एनर्जी जिसको डिजेनरेसी बताया कि डिजेनरेसी अगेन मेंटेन इफ द सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ विच चार्ज surrounded by the metal atom oblique ion. However, when the negative field is due to the ligand, either an ion or a which, मैंने बोला था ना मेटल आयन की ओर कौन सा एंड रहेगा? डाइपोल का नेगेटिव एंड ऑफ डाइपोल मॉलिक्यूल लाइक NH3 and H2 जो न्यूट्रल थे। इन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इट बिकम asymmetrical and degeneracy of the d orbital is lifted which is result in a splitting of the d orbitals। पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गए, फिर लोगों ने बोला कि यार बने कैसे, लेट्स थिंक अबाउट इट। तो उसकी थ्योरीज आई। पहली थ्योरीज आई VBT, जो हम पहले मॉलिक्यूल्स के लिए जानते थे वही हमने कॉम्प्लेक्स के लिए अप्लाई की थ्रू द हाइब्रिडाइजेशन। यस और नो? बट उसकी सर्टेन लिमिटेशंस थी। दैट्स व्हाई वी इंट्रोड्यूस द विच थ्योरी? CFT, न्यू थ्योरी, है ना? तो इस न्यू थ्योरी में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक माना गया। हमने देखा कि मेटल्स की जो पांचों की पांचों डी ऑर्बिटल होती है वो डीजनरेट होती है, लाइक दिस वन। अगर उसके अराउंड कोई सिमेट्रिकल नेगेटिव चार्ज वाला स्फीयर रख दे तो वो मेटल ऑर्बिटल्स जो थी उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी डीजनरेट रहेगी, मतलब कि एनर्जी क्या रहेगी? सेम। बट वही जो सेम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्फीयर ने प्रोवाइड किया था, वही सेम नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ पे उसके अराउंड लिगेंड्स प्रोवाइड करे, क्या प्रोवाइड करे? लिगेंड्स। आया समझ में? तो वो डीजेनरेसी लॉस्ट हो जाएगी। डीजेनरेसी मतलब सेम एनर्जी लेवल, वो लॉस्ट हो जाएगी, मतलब कि अब स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी आएगा, स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल। ये जो 5 थे उसमें से कुछ की एनर्जी कम हो जाएगी और कुछ की बढ़ जाएगी बाय दिस लेवल। ये लेवल कौन सा था? जब लिगेंड नहीं होते और लिगेंड का जो चार्ज है वो कोई स्पीयर रिप्रेजेंट करता तो होता, लेकिन लिगेंड तो अलग अलग होते हैं ना, सेपरेट। तब हाँ, न्यूट्रल और एनायन दोनों हो गया। एनायन को यू हैव टू कंसिडर पॉइंट नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल को यू हैव टू कंसिडर डायपोल, पॉइंट डायपोल, जिसमें नेगेटिव किसकी ओर है? पॉजिटिव की ओर। बराबर? तो मेटल के अराउंड सारे नेगेटिव नेगेटिव एंड्स ऑफ डायपोल हो गए, तो मेटल नेगेटिव के फील्ड में आ गया कि नहीं आ गया? जब ऐसा होता है इसलिए तो इसका नाम हुआ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। फील्ड में आ गया कि नहीं आया? तो इसीलिए इसमें डीजेनरेसी जो है वो लॉस्ट हो जाती है और स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है। 3 नीचे 2 ऊपर। नाउ दिस इज विद द 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, 6 लिगेंड इज दैट, इसलिए दिस इज फॉर द ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं? नाउ सपोज दिस गैप इज कंसिडर्ड एज अ डेल्टा O, नॉट 0, डेल्टा O। तो उसमें से 2/5 नीचे आएगा और 3/5 पोर्शन का आ जाएगा, 3/5 पोर्शन ऊपर जाएगा। जो नीचे का लेवल है उसको T2G बोलेंगे, जो ऊपर गया वो EG बोलेंगे। बोलो कोई डाउट? तो ये फिगर ड्रॉ करना रहेगा। फ्री मेटल आयन, एवरेज एनर्जी ऑफ द d orbital in the spherical crystal field, and this is the thing for the which one? d orbital in a octahedral crystal field। बोलो कोई डाउट है? तो स्प्लिटिंग हुआ एंड द पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग डिपेंड्स ऑन द व्हाट? नेचर ऑफ क्रिस्टल फील्ड्स, अल्टीमेटली नेचर ऑफ लिगेंड। लिगेंड किस टाइप का क्रिस्टल फील्ड जनरेट कर रहा है उस पर वो स्प्लिटिंग रहेगा। कितना डेल्टा O का अमाउंट कितना है, स्प्लिटिंग में कितना एनर्जी डिफरेंस आ रहा है, वो डिपेंड्स किस पे रहेगा? नेचर ऑफ लिगेंड पे। ओके, नेचर ऑफ क्रिस्टल फील्ड जो नेचर लिगेंड प्रोवाइड करेगा। अगर लिगेंड बहुत स्ट्रांग है तो ये डेल्टा O बढ़ जाएगा, अगर लिगेंड वीक है तो डेल्टा O कम हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है पीछे का थ्योरी कि अगर लिगेंड स्ट्रांग था तो डेल्टा O बढ़ गया, इसलिए 1 2 3 4 5 6 पैर हो गया। लिगेंड अगर क्या है? वीक, तो एनर्जी कैन जंप दैट गैप एंड दैट्स व्हाई माय मिस्टेक, इलेक्ट्रॉन कैन जंप दैट गैप एंड दैट्स व्हाई 1 2 3 4 ऐसे इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। बात क्लियर हुआ? कंफर्म? पक्का ना? ओके, 1-2 मिनट दो।
कर्मों की सजा मिल रही है मेरे को, टेंशन मत लो, बट इतनी ज्यादा मिलेगी सोचा नहीं था। ओके, एक्सप्लेन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। मतलब कि अब हम एक्चुअली में सीएफटी पढ़ने वाले फॉर द विच कॉम्प्लेक्सेस, मतलब कि न्यू थियरी होगी, नेक्स्ट थ्योरी होगी फॉर द विच वन, ऑक्टाहेड्रल ना हो तो टेट्राहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, आ सकती है, आएगी, आ सकती है नहीं आएगी। तो देखो पढ़ते जाओ मेरे साथ, octahedral coordination entity with 6 ligands surrounding the metal atom oblique ion, and there will be a repulsions between electron in the which orbital, d orbital of the metal and electrons of the, देखो प्रॉब्लम क्या है, मेटल आयन को लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाना है, लेकिन ऑलरेडी मेटल आयंस के पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स है और लिगेंड के भी कुछ इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया है ना, तेरा यार हूं मैं, कौन देखता है सब पे, नहीं देखते हो? ओके, दोनों के बच्चे हैं, अब बॉन्ड कैसे बनेगा, क्योंकि बच्चों के बीच में क्या होगा, झगड़ा, रिपल्सन, ऐसा ही हुआ था, सीरियल ऐसे स्टार्ट हुई थी। तो हम ऐसे सोचते हैं कि एक मेटल आयन है और एक लिगेंड है, दोनों को बॉन्ड बनाना है, लेकिन द थिंग इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन अनपेड है, एक दूसरे से क्या करेंगे, रिपल्सन। आ गया पहला पॉइंट। ओके, द डी ऑर्बिटल dx² - y² एंड dz², दो टाइप के ऑर्बिटल जो 5 है उसमें से दो, x² - y² एंड, उसका पता है सिमेट्री कुछ अलग ही था। अगर आपको डी के शेप याद आ रहे हो तो लोब आते थे 4, XY में XY प्लेन में थे, YZ में YZ प्लेन में थे, ZX में ZX प्लेन में थे, बट ये जो dx² - y² है ना उसमें एक्सिस पे थे, 11th में आता, और dz² तो बिल्कुल अलग सा ही था, है ना, ऊपर से ऐसे डंबल और आजू बाजू में रिंग। शेप याद आ रहा है कि मुझे बताना पड़ेगा? अरे यार, अरे अरे आया, देखो ये सब प्लेन में है, इसमें एक्स ए है ना, ए एक्सिस पे देखो दिख रहा है, और ये तो बहुत ही अलग है। तो दो ऑर्बिटल्स जो शेप में अलग पड़ जाते थे वो कौन से थे, dx² - y², dz², एक्सपीरियंसेस ग्रेटर रिपल्सन। वो क्या फिलअप करेंगे या क्या फील करेंगे, ग्रेटर रिपल्सन एज दे आर पॉइंटेड टूवर्ड्स द एक्सिस। हाँ, मतलब थ्योरी चेंज, काम भी चेंज, मतलब वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी अपनी जगह पे, वो हमें एक्सप्लेन कर रही थी कि किस तरह से 6 कोऑर्डिनेशन बन रहा है, किस तरह से 4 कोऑर्डिनेशन बन रहा है, किस तरफ से शेप बन रहे हैं, उसका काम उतना ही था। बट आगे की इंफॉर्मेशन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में नहीं दे रही थी, कलर्स के बारे में नहीं दे रही थी, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू इंट्रोड्यूस विच थ्योरी, न्यू थ्योरी। अब एक साइड पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो बन के रेडी है, हम अब ये चाहते हैं कि इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाए। अब पता नहीं रियलिटी में ये हो रहा था कि नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, एक के बाद एक थ्योरी बना रहे हैं, दैट इज द थिंग, तो दोनों को सेपरेट रखना। अब इसीलिए हमने यहां पे क्या सोचा कि यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, पहले तो वो सोचा जो उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। फिर हमने ये सोचा कि जो फील्ड है उसमें डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल नहीं रहती है, स्प्लिटिंग हो जाता है। तो अब हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं सीएफटी के अंदर कि व्हाई दिस स्प्लिटिंग हैपेंस। उसमें पहला तो हमने देखा थी इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल आयंस के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। अब आप बोल रहे हो कि रिपल्सन होगा तो क्या सब में ही होगा ना, लेकिन ना, जो एक्सिस की ओर है, जैसे मैंने अभी फोटो बताया था, तो आपको बताया था कि dx² - y² एंड dz² का शेप आपने देखा होगा, x² - y² में लोब x की ओर y की ओर है और z² में z की ओर है। तो जो एक्सिस वाले हैं उन पे रिपल्सन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे सारे सिग्मा बॉन्ड बनने वाले हैं, मैंने बोला था सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बनेगा और सिग्मा बॉन्ड एक्सिस के डायरेक्शन में बनता है, तो लिगेंड भी एक्सिस के डायरेक्शन में जाएगा और वो भी एक्सिस के डायरेक्शन में होगी ऑर्बिटल। सुन रहे हो सब? और दैट्स व्हाई रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा, रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा, बराबर। वेर एज जो दूसरे लिगेंड्स है लाइक डी, और मतलब सॉरी, जो दूसरे डी ऑर्बिटल्स लाइक dxy, dyz, dz, विच इज डायरेक्टेड बिटवीन, है ना, वापस देखना हो तो देख लो, डायरेक्टेड बिटवीन एक्सिस, इरा एक्सिस के बीच में, एक्सिस के बीच में, प्लेन के अंदर, अभी थोड़ा बड़ा दिखेगा, दिख रहा है?
ओके, फिर भी थोड़ा गलत सा दिख रहा है ना, बट इन शॉर्ट ये क्या बता रहा है पता है, ये कौन सा है, वाई जेड ना, तो देखो वाई ऐसे और ये जेड ऊपर, एक ब्लू कलर का प्लेन है तो उसमें है वो, और ये एक्स प्लेन नहीं है, वो एक्स प्लेन को परपेंडिकुलरली बाहर निकल रहा है, समझ में आया ना, तो इस तरह से होता है, तो एक्सिस के बिटवीन होती है, देखना था ओके हाँ, कंपेरेटिवली एक्सपीरियंसेस एंड दैट्स व्हाई उन पे कैसा रिपल्सन लगेगा, लेस, एज अ रिजल्ट एनर्जी ऑफ दिस ऑर्बिटल विल बी, जिसमें कम रिपल्सन हो बराबर उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, और जिसमें ज्यादा रिपल्सन हो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना। आप घर के इलेक्ट्रॉन हो, आप और आपके बहन या आपकी बहन या आपका भाई, जो दो लोग हैं, आप मान लो आप और आपके बहन या भाई, अब मानो कि मामा या चाचा का एक लड़का रहने आया है, वो भी इलेक्ट्रॉन, आप दोनों भी शैतान वाले इलेक्ट्रॉन, अब रिपल्सन होगा, लेकिन मानो कि आपका उसके साथ अच्छा बनता है और आपके ब्रदर सिस्टर का नहीं बन रहा है, तो होगा क्या पता है, जो भी पैसा मिलता है आपको उसमें से आप उसको खिला दोगे, जिस अच्छा बनता है तो खिला दोगे ना, तो आपका पैसा क्या हो जाएगा, और वो जो आपकी बहन या भाई था वो तो उसको कुछ नहीं खिलाने वाला है, बढ़ता जाएगा, वाह भाई वाह, रूल्स प्रूफ, हैंस इट इज प्रूफ, मोर रिपल्सन मतलब एनर्जी इंक्रीज, खर्चा नहीं हो रहा है, मोर रिपल्सन मतलब एनर्जी इंक्रीज, खर्चा नहीं हो रहा है, और रिपल्सन कम मतलब खर्चा पानी चालू, है ना। वाह भाई वाह, कैसे समझ रहे हो, आई डोंट नो दैट, मुझे इतना पता है कि मैं आपके माइंड में कॉन्सेप्ट डाल रहा हूं, है ना। तो जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्सिस सामने सामने मिल रहे थे, रिपल्सन ज्यादा मतलब एनर्जी ज्यादा, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स एक्सिस के बिटवीन लोब्स थे इलेक्ट्रॉन के, दैट्स वाई रिपल्सन कम एनर्जी कम, इसीलिए वो डी जनरेसी ऑफ एनर्जी जनरेट हुआ, डी जनरेसी ब्रेक होके स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हुआ, इज इट क्लियर, ओके देन, and so lowered relative to the spherical crystal field of the energy dx square minus y square and dz square will be raised, वो लेवल पे रहेंगे और ये दोनों क्या हो जाएंगे, राइज हो जाएंगे। now the metal electron ligand electron repulsion causes loss in a degeneracy, अभी हमने देखा कि इस तरह से डिजेनरेसी ब्रेक हो जाएगा, डिजेनरेसी मतलब सेम लेवल ऑफ एनर्जी ब्रेक हो जाएंगे, एंड डी ऑर्बिटल्स इन octahedral complex to yield 3 orbitals of लोअर एनर्जी T2G, उसके बाद तो आपको सिर्फ फिगर आना चाहिए, आप उसी को एक्सप्लेन कर रहे हो, 3 लेवल T2G के एंड 2 ऑर्बिटल्स ऑफ द हायर एनर्जी EG सेट, क्यों नाम दिया आई डोंट नो, अभी तक मुझे नहीं पता है ना, मैं पता ना लगाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इतना पता है T2G और EG, बात खत्म, ओके, आगे उसमें कुछ ज्यादा बड़ा लॉजिक होगा बट वो इस थ्योरी में हम कवर करने वाले नहीं है। द स्प्लिटिंग ऑफ डिजेनरेट लेवल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिगैंड, है ना, ये डिजेनरेसी तो तब होती है भाई, मैं और मेरा ब्रदर सिस्टर तो तब अलग हुए ना जब सामने कोई नया इलेक्ट्रॉन आया, वो गया वापस, मैं और तू एक ही थाली में अट्टे चट्टे पट्टे सब मिलके खाओ, यस और नो, तो ये डिजेनरेसी तब तक थी जब तक बाजू में लिगैंड था, किसके बाजू में, मेटल एटम ऑब्लिक आयन, ओके, चलो definite and due to that, sorry, this degeneracy, my mistake, splitting of degenerate levels is due to the presence of ligand, final that is definite geometry called crystal field splitting, and energy separation is denoted by delta O, for O is, काफी सारे लोग डेल्टा नॉट डेल्टा जीरो बोलते हैं बट वो वैलिड नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे लिखना है और समझना है, डेल्टा O बराबर, डेल्टा O फॉर विच वन, ऑक्टाहेड्रल। आप कंप्यूटर में ऑलवेज ट्राई कीजिएगा, मतलब कंप्यूटर प्रिंटेड जो भी चीज है ना उसमें ढूंढने का ट्राई कीजिएगा, ऐसा बिल्कुल राउंड शेप हो ना तो O होता है, और ऐसा ओवेल शेप हो ना तो 0 होता है, ओके चलो। द एनर्जी ऑफ द 2 EG ऑर्बिटल्स विल इंक्रीज बाय द 3/5 डेल्टा 0 एंड T2G विल बी डिक्रीज बाय 2/5, मैं वापस बोला डेल्टा O, एंड 2/5 डेल्टा O डिक्रीज होगा, कितना डिक्रीज होगा कितना इंक्रीज होगा वो आपको आगे ध्यान रखना है, और मेंशन भी करने में ध्यान रखना है, देखो ये लेवल कितना कम बताया है उससे लेवल ज्यादा बताया है ना, वो भी आपके फिगर्स में जस्टिफाई होना चाहिए और इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होनी चाहिए, बात क्लियर। ऑन व्हाट फैक्टर द क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स अपॉन, कौन से फैक्टर्स पे स्प्लिटिंग डिपेंड रहेगा, तो कुछ फैक्टर्स है, इसमें सबसे पहला है चार्ज, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, higher the charge on the metal ion, higher will be the crystal field splitting,
ओके, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, ज्यादा स्प्लिटिंग होगा। दूसरा, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स, एक तो खुद की एबिलिटी स्प्लिट करवाने की ऑर्बिटल्स की, ज्यादा हायर चार्ज नेक पॉजिटिव मतलब ज्यादा स्प्लिटिंग को प्रोड्यूस कर सकता है। दूसरा क्या होगा, स्ट्रेंथ लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड मतलब कि आपको पता है लिगेंड सामने वाले मेटल आयन का स्प्लिटिंग करवा सकता है डी ऑर्बिटल का। अगर लिगेंड स्ट्रांग होगा ज्यादा स्प्लिटिंग करवाएगा, वीक होगा कम स्प्लिटिंग करवाएगा, ऑलरेडी हमने बात की हुई है ना। So if the ligand are strong, then they produce strong field which causes large splitting of the orbitals and hence crystal field splitting increase. In case of weak ligands, the crystal field splitting is small. The strength of the ligands is determined. कब का आप वेट कर रहे थे सर, ये समझा दो स्ट्रेंथ वाला, तो हमारा आगे का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाला पता चल जाए कि कब पैर करना है कब नहीं करना है, बराबर है ना। तो बस इतना लगा लेना, मैं रट्टा बहुत छोटा सा ही है है ना। ओके, मैं बताता हूँ, चलो, क्योंकि मैं भी कभी स्टूडेंट था ना, तो मुझे भी पता है आपका पेन क्या है ना, तो मैं भी ऐसी बात बताऊंगा जिससे मैं सफर हुआ और कैसे निकला हूं। चलो, तो द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड इज डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंटली बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द कॉम्प्लेक्स विद डिफरेंट लिगेंड्स। ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय कॉम्प्लेक्सेस। ओके, तो मतलब कि लाइट का एब्जॉर्प्शन मतलब कि स्ट्रेंथ वहां से पता चलेगा, यानी कि यहां से लाइट एमिशन, कलर एमिशन था ना, वो भी समझ में आ सकता है। तो लेटर ऑन हम इसी थ्योरी से क्या बताने वाले, वाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शोइंग द कलर्स, क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन कर रहा है वो एमिट भी करेगा ना, तो वो एमिट भी लाइट ही होगा, कुछ कलर का होगा, यस और नो। ओके, वो बाद में देखेंगे, लेकिन वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से या एब्जॉर्प्शन एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता था कि कौन सा लिगेंड स्ट्रांग है और वीक है। ओके, बट उसके लिए क्या किया जाता था कि एक ही मेटल आयन को अलग अलग लिगेंड्स के साथ कंबाइन किया जाता था विद सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। लाइक अभी हमने आगे काफी सारे एग्जांपल्स देखे होंगे मैग्नेटिक के लिए, तो उसमें CO+3 CN के साथ भी होगा और F के साथ भी होगा। तो CN के साथ होगा तो पेयर किया होगा, F के साथ होगा तो अनपेयर रखा होगा। लाइक भाई हम CO को एक ही रखेंगे और लिगेंड चेंज करेंगे और फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट वाले एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ओके, कैसे चलेगा उसके लिए लंबा बात नहीं करना है, बट चल जाएगा, क्योंकि वो हमारे स्कोप ऑफ बुक के बाहर है, तो हमें दिया भी नहीं है। When these ligands are arranged in the series, increasing order of the field strength is known as spectrochemical series. तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद साइनाइड, उसके बाद इथेन 1,2 डायमाइड, उसके बाद NH3, उसके बाद एल्टा। 5 आगे से उतना तो याद रखेंगे ना, है ना, CCENE, CCENE। ओके, अब देखो पहला वाला ई है ना, स्मॉल रखेंगे, इसको कैपिटल रखेंगे, जानबूझ के याद रखेंगे ताकि 2 ई में लफड़ा ना हो जाए। दिस इज EN, इथेन 1,2 डायमाइन, दिस इज एल्टा, क्या है एल्टा, बात क्लियर। तो CO, CN, EN, NH3 एल्टा आ गया समझ में। अब बाकी H2 है ना, न्यूट्रल में आ जाता है, वैसे बीच में है, बराबर, बट वीक ही बोला है उसको हमने, क्या बोला है वीक, बट वो तो ठीक है, याद रहे ना रहे। बट I-, Br-, SCN-, Cl-, H2-। एक चीज मुझे खटक रही है, हमने कहीं C2O4 में भी पैरिंग किया था, ऑक्सोलेटो में पैरिंग किया था, H2O में भी पैरिंग तो होता ही है। आपके सारे डाउट गूगल को भी है, वीक ही है, वही करूंगा ना मैं, और उसको भी पता था यही लिखेगा बंदा। तो मतलब वो जो बुक में C2O4 वाला स्ट्रॉन्ग से लिखा है ना, उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम वीक से करेंगे। समझ में आया, H2O को वीक बोल रहे हो तो सीरीज में उसके बाद कौन आ रहा है, C2O तो H2O के बाद आ रहा है, तो वीक के बाद जो आएगा उसको क्या बोलना पड़ेगा, वीक ही ना। तो अगर बुक में हमने आगे देखा होगा कल के लेक्चर में, जहां पे C2O4 का स्ट्रॉन्ग के थ्रू लिखा है, उसको चेंज कर देंगे, है ना। अब वो शायद हमने एक्सप्लेन करने में ही लिया है, चलो मैं ही पहुंच जाता हूँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे। यहाँ पे है ना, नहीं हमने वीक ही लिया है, हाँ नहीं नहीं नहीं, ये हमने वीक ही लिया है, मुझे लगा था हमने स्ट्रॉन्ग लिया है, वीक ही लिया है, देखो नहीं डायमैग्नेटिक है ना,
तो ओके, बट देखो ना, हम इस एग्जाम्पल को ही चेंज कर देंगे ना बेटा, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। C2O4 क्या था, 2 माइनस था, तो हम CN6 कर देंगे भाई, खत्म। बराबर, ना रहेगी बांस ना बजेगी, बस हम तो सही है ना, कहा बुक में क्या दिया है? जल्दी से ढूंढिए। C2 है, लाओ। देता हूं मैं। ओके, वैसे जो भी इतना रिसर्च हुआ, उस रिसर्च के हिसाब से मेरा फाइनल कंक्लूजन बोर्ड के लिए ये है, गूगल करोगे तो दोनों वीक आएंगे, बट फाइनली मेरा कंक्लूजन बोर्ड के लिए ये है कि आप H2O तक स्ट्रांग मानोगे, मतलब C2O4 तक, C2O4 तक क्या मानोगे, स्ट्रांग मानोगे। बात समझ में आया? एंड दैट्स वाई ये जो H2O वाला जो दर्पण में अलग से क्वेश्चन दिया गया है, ये किसी इंटेक्स का भी नहीं है, नहीं है ना, उसमें ये जो 3H2O वाला थर्ड नंबर जो है कहाँ पे है, ये रहा, जिसमें पैर नहीं की, उसमें क्या कर दोगे, पैर कर दोगे। क्या कर दोगे, पैर। ये मैं मेरे इस साल के, अभी हमने जो रिसर्च किया उसका, और मेरा प्रीवियस ईयर का एक्सपीरियंस गुजरात बोर्ड का बोल के बोल रहा हूं। ओके, बोलो को डाउट, कंफर्म? तो ये सीरीज हो गई, पीछे से IBR SCN CL जितना याद रख सकते हो, बाकी आगे से 3, पीछे से 3, बीच में डॉट 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 डॉट। थ्योरी में आए तो पूरी सीरीज तो लिखनी नहीं है, गलत लिखे उससे अच्छा इतना लिख के बच जाए, लिखेंगे तो सही लेकिन डॉट 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 टिस। बात क्लियर? बोलो को डाउट, कंफर्म? एक लास्ट थ्योरी आज का पढ़ा देता हूं, एक्सप्लेनिंग द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ओके, तो आपको इसमें एक और फिगर ड्रॉ करनी है, ये मेटल आयन, ये मेटल के अराउंड स्फीयर, याद आया जो ऊपर था, आया ना, और लिगेंड कितने आएंगे, 4 ही आएंगे, तो ऊपर वाला फिगर ऐड करना है। और देखो ये क्या बता रहा है पता है, ये सिर्फ मेटल आयन लिया तो ऐसा था, ऐसा बता रहा है, इसलिए नीचे नीचे होना चाहिए, कंप्लीटली मैच होना चाहिए। सर मैंने बाजू में ड्रॉ कर दिया, नया इन्वेंशन है, तो वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट। बात क्लियर हुई है ना? अभी मैं नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन खुद ब खुद अगर वो बोल दे कि यस सर मैं था या मैं थी, तो मुझे कोई इश्यू नहीं रहेगा। इसमें क्या है, ए पॉइंट और ए पॉइंट मैच होना चाहिए, फिर ये आकाश पाताल में जा रहा है और यहाँ पे मैच हो रहा है ना? इसने तो किया था, इसका याद है, तेरा नहीं याद है मुझे, बराबर। फिर ये भाई सोलेनोइड, इसके अंदर और एक सोलेनोइड है, आप ढूंढते रहिए। नहीं भाई, तो प्रैक्टिस करनी है, मैं लिखने को क्यों लेता हूँ, आपका स्पीड बढ़ाने के लिए, समझ में आया? और यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू वर्क इट आउट, है ना? बाकी आगे जाके तो परेशानी ही है, GTU का पेपर्स कैसे लिख पाओगे, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज का पेपर्स कैसे लिख पाओगे, मैं बोल रहा हूँ ना, इतनी बड़ी बड़ी सप्लीमेंट्रीज होती है, फिर भी तो वर्ड्स का लिमिट ही डाल दिया है, तो क्या करोगे, है ना? फिर ईज और दे और वो आर लिख के वर्ड्स खत्म नहीं करने, टेक्निकलिटीज वर्ड्स होने चाहिए, सेंटेंस होने, बस दिस इज दोस्त, दिस इज वो, है ना? ऐसे नहीं चलेगा। चलो कोई बात नहीं। इन अ टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इज इन्वर्टेड एंड स्मॉलर एज कंपेयर टू द विच वन, सेम लिगेंड हो बट टेट्राहेड्रल हो, मतलब
मेटल आयन भी सेम, लिगेंड भी सेम, CO के साथ Cl हो तो वापस भी CO के साथ Cl, लेकिन एक बार 6 थे और दूसरी बार 4 है, तो फिर वो स्प्लिटिंग कम हो जाएगी एज वेल एज इन्वर्टेड। जादू है ना। दिस इज द थ्योरी बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, नॉट थ्योरीज कम फर्स्ट एंड देन कंपाउंड। ओके, यहां पे सारे कंपाउंड्स पहले आ गए, हमने उसको एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी बनाई, तो इन्वर्टेड हो गया। वो कैसा हो गया, मतलब T2G ऊपर भाग गया, देखा, लिख सकते हो T2G, और Eg नीचे, 2/5 ऊपर, 3/5 नीचे, बट टेट्राहेड्रल के लिए डेल्टा टी गैप। कैसा गैप, डेल्टा टी। अब ये डेल्टा टी और डेल्टा ओ के लिए भी रिलेशन है। अगर Cl के 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता तो जो डेल्टा ओ मिलता उसका 4/9 मिलेगा, मतलब कम डेल्टा टी। कैसा मिलेगा, कम, समझ रहे हो। CO के साथ 6 Cl होते तो डेल्टा ओ मिलता, तो वही CO के साथ 4 Cl है तो डेल्टा टी मिलेगा। अब ये डेल्टा टी और डेल्टा ओ के बीच में क्या रिलेशन होगा, डेल्टा टी इक्वल्स टू 4/9 ऑफ डेल्टा ओ। तो the crystal field splitting subscript T is a tetrahedral. For the same ligand and the metal ligand distance, it can be shown that delta T equals to 4/9 delta O. As a result, orbital splitting energies are not sufficiently large for forcing the pair, and therefore low spin configuration are rarely observed. आपने देखा जितने भी एग्जांपल्स देखे होंगे उसमें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर दिया होगा पीछे मैग्नेटिक में, क्योंकि 6 में तो बहुत ज्यादा रहता है गैप, बट अगर टेट्रा में चले जाते हैं वो गैप अपने आप क्या हो जाता है, कम, इसलिए ज्यादातर फोर्सिंग नहीं होता पैरिंग के लिए, है ना। sp3 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 निकलता जाता है, अवेलेबिलिटी नहीं है तो फिर लो स्पिन dsp2 हो जाता है, बाकी तो नॉर्मल sp3। ओके, यहां पे इन लोगों ने मना किया, मैंने लिख दिया बट इन लोगों ने मना किया है। G इज यूज्ड फॉर द विच वन ओनली, ऑक्टाहेड्रल एंड, ओके, फोर्थ में यूज कर सकते हो, लेकिन फॉर व्हाट ओनली, स्क्वायर प्लेनर लो स्पिन कंफिगरेशन, क्योंकि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में 2 शेप है, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, उसमें से सिर्फ स्क्वायर प्लेनर में यूज कर सकते हैं, हेंस दे आर सेंट्रोजियो सिमेट्रिक। जो सिमेट्रिक होता है उसके लिए जी यूज करते हैं, ऐसा बोलना है। ओके, एंड सिंस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस लैक ऑफ सिमेट्री, हम जी उनके लिए यूज करने वाले नहीं है। द एनर्जी ऑफ द 2 e orbitals decrease by 3/5 t delta t and T2 orbitals increase by 2/5 डेल्टा टी। तो फटाफट जाके जी को निकालता हूं, सॉरी, बोलो कोई डाउट, कंफर्म, ओके देन